टॉपिक है बीट्स और म्यूज़िकल बीट्स भी होता है, उसको भी हम लोग बोलते हैं। तो ये मोर और लेस कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो अगर बीट्स होता है या कोई म्यूज़िक होती है तो उसकी जो साउंड होती है वो हमेशा वैरी करेगी। इट विल बी मोर एंड लेस एंड मोर, ओके। एट सम पॉइंट इट विल रिड्यूस, एट सम पॉइंट इट विल बी मोर। तो इसी तरीके से हम लोग उसको बीट्स की बात करते हैं। तो उस पर क्या होता है, मेरे पास दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ये देख सकते हो। मान लो ये एक फ्रीक्वेंसी है और ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है। अभी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मान लो अपने 1 सेकंड पे, ठीक है, अगर हम लोग एकदम बेसिक वाले डेफिनेशन पे जाते हैं तो मान लो अपने 1 सेकंड पे इतने सारे ऑसिलेशंस हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो हम लोग लेंगे इसको, ये जैसे यहाँ पर फुल एक वेवलेंथ होगी तो एक हो गई, फिर दो यहाँ तक हो गई, फिर तीसरी यहाँ तक हो गई, फिर चौथी हो गई, एंड सो ऑन, माइट बी 3 और 4, राइट। तो यहाँ पे देखोगे अगर n नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है, उसी डिस्टेंस पे अगर कोई दूसरा वेव लोगे तो देखोगे यहाँ पे n डैश नंबर ऑफ वेव्स है। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेव्स है यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेव्स है वो कम है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों एग्जैक्टली सेम टू सेम वेव नहीं है। इन दोनों का फ्रीक्वेंसी हल्का सा वेरी करता है। और अगर हम लोग इसका पूरा वेरिएशन देखेंगे तो देखेंगे किसी किसी पॉइंट पे इसकी जो पीक है ये इसकी पीक से एग्जैक्ट मैच हो रहा है, किसी किसी पॉइंट पे जो इसकी पीक है ये दूसरे वाले पीक से थोड़ी हटके है, और किसी किसी पॉइंट पे हम देखेंगे कि इसकी जो मिनिमम पॉइंट है ये उसकी मैक्सिमम पॉइंट से मैच हो रही है। तो ऐसा होता रहेगा। तो जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम मिल रहे हैं उस जगह पे अपने को मिलेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया हुआ ऑलरेडी, तो ये वाली मेरी डिस्ट्रक्टिव हो गई। कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, जो इसकी पीक है इसकी पीक से मैच हो रही है तो मेरे को यहाँ पे मिलेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। और अगर हमने दो अलग अलग वेव लिए और इन दोनों को मिक्स करके साउंड को सुना तो कहीं पे हम लोगों को वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगी, कहीं पे ज़ीरो मिलेगी। तो इसी को कहते हैं मोर और लेस बीट्स, ओके। तो इसका क्या होता है, इसका कभी कभी आ जाता है अपना डेफिनेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका ना डेफिनेशन दे देता हूँ जिसको हम लोग लिख सकते हैं, राइट। सो काफ़ी टाइप्ड है तो लंबा कॉन्टेंट है तो मैं टाइप ही कर लेता हूँ इसको। तो ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बीट्स, ओके। सो वन कैन से व्हेन टू साउंड वेव्स, बीट साउंड वेव से ही कनेक्टेड रहता है, ऑफ स्लाइटली, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम से अगर हम लोग लेंगे तो थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा, राइट। सुपर इम्पोज, अभी दोनों को मिक्स करा। मान लो तुम एक कॉर्नर में खड़े हो, तुम्हारा फ्रेंड और एक कॉर्नर में खड़ा है, राइट, और दोनों साइड में स्पीकर लगे हुए हैं, राइट। तो तुम्हें जो सुनाई देगा या तुम्हारे फ्रेंड को जो सुनाई देगा वो मिक्सचर सुनाई देगा दोनों स्पीकर से जो साउंड आ रहे हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी सिमिलर होती है तो अपने को वॉइस ज़्यादा मिलेगी, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ओके। सो सुपर इम्पोज ईच अदर, okay, superimpose each other, then okay, as a result sound at any point rise and fall। तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा, साउंड एट एनी पॉइंट विल राइज एंड फॉल, ओके। तो मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बोले तो इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो वैरी होती रहती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दीज वेरिएशंस, ओके, ऑफ इंटेंसिटी। ये जो इंटेंसिटी की वेरिएशन है ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर डायग्राम भी बनाना है तो इसको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बना सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपने को बना देना है। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ बीट्स, ओके। तो कुछ सिमिलर ही है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अगला जो अपना टॉपिक है, ये बीट्स में कुछ खास मैथ्स है नहीं, तो वी ऑलरेडी नो अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक चीज़ याद रखना, अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं
और मैं जो बोल रहा हूँ ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में। क्लास 12 में अपने पास चैप्टर रहेगा वेव्स एंड ऑसिलेशन का, ओके। वहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस की बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की भी बात करेंगे, उसको हम लोगों ने मैथमेटिकली एनालाइज भी करना है। तो इसका जो थियोरेटिकल आइडिया है वो अभी से क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर अभी क्लियर है तो इन केस अगर 12 में हम लोगों ने क्लास करा तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ें काम में आएंगी, ठीक है। तो मैं अगर नोट्स भेज रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग सेव करके रखना, उसी नोट से हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ओके। नेक्स्ट वी हैव समथिंग विच वी कॉल एज द डॉपलर इफेक्ट, ओके। डॉपलर इफेक्ट, ये डॉपलर इफेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यू नो ये काफ़ी पॉपुलर टर्म भी है, ओके। नाउ इट इज़ यू नो पीपल डू यूज़ दिस टर्म बिना जाने कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है और ये कहाँ से आता है। ये डॉपलर इफेक्ट जो है ना, ये फिज़िक्स का ही टर्म है। तो मान लो अगर इफ़ यू आर इन वन लोकेशन एंड यू हैव अ साउंड कमिंग इन, ओके। सो डॉपलर इफेक्ट में क्या हो रहा है, मान लो आप यहाँ खड़े हो, ओके, यू आर स्टैंडिंग हियर एंड देन देयर इज़ अ साउंड सोर्स, ए साउंड सोर्स। साउंड सोर्स मतलब मान लो कोई बस है जो हॉर्न बजाते हुए आ रहा है, राइट। So it can be anything, okay. Let's say it is a sound source. Sound source. और ये जो बस है ये आपकी तरफ मूव हो रही है, it's moving towards you with a velocity v and you are at rest. तो ये एक सिनेरियो हो गया। इस सिनेरियो में जैसे जैसे ये बस मेरे सामने आती जाएगी, ये जो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, ये साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट। सो इफ यू हैव अ वेरी फास्ट मूविंग ट्रेन जो यू नो साउंड्स एमिट कर रहा है, मे बी इट्स इन द फॉर्म ऑफ द हॉर्न और द इंजन साउंड वट एवर, आप खड़े हो स्टेशन में और वो दूर से आई और आपको क्रॉस करते हुए निकल गई। तो जैसे वो दूर से आती रहेगी साउंड बढ़ता जाएगा, जब वो एकदम मेरे सामने होगा तो मेरे को मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा और जैसे वो मेरे से दूर चली जाएगी साउंड फिर से ड्रॉप हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। और ये डॉपलर इफेक्ट हर सिचुएशन में पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैंने बोला सोर्स मूव कर रही है और आप रेस्ट पे हो, उल्टा भी हो सकता है, जो अपना सोर्स है वो रेस्ट पे है एंड मे बी यू आर मूविंग, राइट। सो मे बी you are moving with a velocity v. So then also you will be actually experiencing Doppler effect. और जो तीसरा कंडीशन है, I think you can guess this, ये वाली भी मूव कर रही है with some velocity, let's say v1, okay, and you are also moving with some velocity, let's say v2. तो ले दे के बात ये है कि कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये जो सोर्स है वो आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है, आप सोर्स की तरफ आ रहे हो या आप सोर्स से दूर जा रहे हो, या बोथ ऑफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर और मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. All these factors will decide how you are going to hear the sound. Okay, so that's very important and this is the basic idea of Doppler effect. Okay, तो इस मोशन को हम लोग मोर और लेस रिलेटिव मोशन बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी. मान लो दो वेलोसिटीज एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है तो जो इफेक्टिव वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, राइट, मोर होगी, तो इसी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं. तो इसके बारे में समझेंगे, थोड़ा मैथ्स है इसमें. So if I go for the definition, the question might be what is Doppler effect or discuss Doppler effect or define Doppler effect जो भी, ठीक है. So whenever there is a relative motion, okay, between source, okay, एक अपना source है जो sound create कर रहा है of sound and listener. तो आप listener हो, if you are listening or hearing the voice, okay, then you are the listener. Okay, then there is a apparent, ऐसा फील होता है कि कुछ चेंज हुआ है, राइट. सो दिस इज समथिंग विच वी कॉल एज देयर इज अ apparent चेंज इन फ्रीक्वेंसी. ओके, जो फ्रीक्वेंसी है वो अपनी चेंज होती है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो अपनी चेंज हो रही है. apparent चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, किसका, साउंड का. ओके, तो ये जो इफेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. सो दिस इज द डेफिनेशन. क्वेश्चन, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? आंसर ये
2 लाइन का, ठीक है। तो अपने को ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इसी को हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि आप सोर्स की तरफ जा रहे हो या सोर्स आपकी तरफ आ रहा हो या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव हो रहे हो। बेस्ड ऑन दैट वी कैन एक्चुअली एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट। ओके, तो इस पे एक कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। पहला कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट। तो पहला जो कंडीशन है मेरा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो साउंड है ये मूव कर रही है टूवर्ड्स किसकी तरफ, ऑब्जर्वर या लिसनर, जो भी अपनी तरफ मूव हो रही है एट रेस्ट। तो जो लिसनर है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये वाला मेरा पहला कंडीशन हो गया, राइट। और इसको हम लोग आराम से एनालिसिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अपने को ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, ये हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। जो अपनी फ्रीक्वेंसी है एफ से लिख लेते हैं या न्यू से भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ओके, इसको याद रखने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अपना फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी है, या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और 1 बाय टाइम फ्रीक्वेंसी होती है। So I can write it down as lambda into f, right? So in this way I can say f is equal to v divided by lambda, right? So what is here to note is that जो अपनी frequency होती है वो अगर बढ़ती है, right? If the frequency increases, okay, the wavelength will decrease. That's quite obvious. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ विल डिक्रीज। वैसे ये चीज़ तो हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं, ऐसा मैंने बताया ना फ्रीक्वेंसी। अभी देखो, अगर मैंने एक वेवलेंथ लिया तो ये ऐसे जाके ऐसे, ये एक 1 वेवलेंथ हो गई मेरी। और अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की बात करी तो ये होगी इसी जगह पे अपने को 2 वेवलेंथ मिल सकता है या 1.5 वेवलेंथ मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है, अगर अपनी वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घट रही है, राइट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, तो अगर इस वाले सिचुएशन में हम लोग देखें, इफ वी आर बेसिकली ऑब्जर्विंग दिस सिचुएशन, ये बॉडी मूव कर रही है विथ अ वेलोसिटी v, एंड लेट्स से इट इज़ मूविंग इन टाइम t, टाइम पीरियड ले लो। तो अगर वेलोसिटी इनटू टाइम ले लिया तो वो डिस्टेंस हो गई, और जो वेवलेंथ है वो भी लैम्डा है, राइट। सो what we can do here is we can say that lambda dash, okay, lambda dash मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही है ना, बिकॉज ये मोशन मेरी तरफ आ रही है। तो वी कैन जस्ट से दिस lambda dash is nothing but the apparent wavelength of sound. apparent मतलब जो appear हो रही है, जो अपने को लग रही है कि हाँ यही wavelength है इसका, effective. okay, this is apparent wavelength of sound. okay, apparent wavelength of sound. तो अगर apparent wavelength of sound ये है तो क्या हो रहा है कि ये wavelength घट रही है बिकॉज ये मेरी तरफ आ रही है। तो if I have the wavelength as lambda, that was the original wavelength. original wavelength मतलब कब, जब ये भी रेस्ट पे हो ये भी रेस्ट पे हो। अभी ये मेरी तरफ मूव कर रही है तो जो वेवलेंथ है वो घटेगी। सो दैट मीन्स इट विल बी चेंजिंग बाय लैम्डा माइनस वॉट एवर द डिस्टेंस इट इज़ कवरिंग। तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई v और इसकी टाइम हो गई t। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कितनी रिड्यूस हुई, इट विल बी माइनस वेलोसिटी v इनटू टाइम। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिलेशन, बिकॉज मैंने बोला f इज इक्वल टू लैम्डा बाई v। तो अपना लैम्डा क्या होगा, लैम्डा हो गया v डिवाइडेड बाई f, v डिवाइडेड बाई f। ओके, सो लैम्डा डैश क्या होगा मेरा, लैम्डा डैश होगा v, वेलोसिटी विथ विच इट इज़ मूविंग, ओके, डिवाइडेड बाई f डैश। ओके, और वी कैन से दैट दिस v इज़ नथिंग बट द वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग इसको वेव वेलोसिटी ले लेते हैं।
तो मैं VW लिख लेता हूँ इस पर, वेव वेलोसिटी, ठीक है, ये वेव वेलोसिटी हो गई मेरी, इज इक्वल टू लैम्डा. नाउ लैम्डा इज अगेन नथिंग बट रिलेटेड विद द वेव, सो इट इज़ अगेन वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एफ, ओके, माइनस ये वाली जो वेलोसिटी है ये अपनी अलग है, राइट, ये वेलोसिटी ऑफ द साउंड है जिस वेव्स से ये आई मीन ये बॉडी है जिससे ये सोर्स मूव हो रही है, राइट, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. सो वी कैन राइट डाउन दिस एज माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, SOU लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय एफ. ओके, डिवाइडेड बाय एफ क्यों लिखा? बिकॉज I have written it as a time, and time and frequency are inversely proportional, right? Time is equal to 1 divided by f, अपने को पता है, तो मैंने ये divided by f लिख दिया, right? तो ये वाली मेरी एक्सप्रेशन हो गई और इसी से हम लोग निकाल सकते हैं, राइट. सो इफ़ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस, इसको हम लोग लिख सकते हैं velocity of the wave divided by the apparent change in frequency. apparent मतलब जो फाइनल वाली है, और ओरिजिनल में क्या था मेरा? ओरिजिनल में मेरी वेलोसिटी थी वेलोसिटी ऑफ द वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई एफ. ओके, ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अपने को एम है, अपना एम ये है कि निकालना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज हो रही है. अगर ये वेलोसिटी v से अप्रोच हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज हो रही है, राइट. ये दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. सो ये वाले के लिए हम लोग जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस इक्वेशन को लिख लेंगे. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ डैश यहाँ चला जाएगा, सो आई विल टेक दिस एज एफ डैश. तो इसको अगर उल्टा कर दिया तो यू कैन टेक इट एज एफ डैश डिवाइडेड बाय VW, उल्टा लिख लेते हैं इसको. अगर इसकी रिसिप्रोकल ली तो इसकी भी रिसिप्रोकल लेनी पड़ेगी. आई कैन राइट इट डाउन एज एफ डिवाइडेड बाय VW माइनस V सोर्स, राइट. तो इसका अगर मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आया, बिकॉज मेरे को तो निकालनी है कि फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज हुई, तो आई कैन राइट इट डाउन एज एफ डैश इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगी मेरी वेलोसिटी ऑफ द वेव, फिर ब्रैकेट डालो एफ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, राइट. जो ओरिजिनल वेवलेंथ है उससे कनेक्टेड है वेलोसिटी ऑफ द वेव, और जिस वेलोसिटी से मेरी सोर्स मूव कर रही है मेरी तरफ, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो ये वाली मेरी हो गई एक्सप्रेशन फॉर एफ डैश. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन. ये एक्चुअली एंट्रेंस में भी आती है, नीट या गेट पे, सॉरी नीट या JEE पे. आपको कभी बोलेंगे नहीं कि डिराइव करना है इसको, दे विल गिव यू सम वैल्यूज एंड यू आर सपोज टू जस्ट फाइंड इट आउट, ठीक है. तो ये है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आती है, इफ इट इज मूविंग अवे, अवे होगा तो क्या होगा, ये टूवर्ड्स है तो हमने माइनस करा बिकॉज इसकी डिस्टेंस घट रही है. अगर अवे होगा तो इसको प्लस करेंगे, तो इसको अगर प्लस करके हम लोगों ने इक्वेशन निकाला तो अपने को जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंट मिलेगा, नीचे में प्लस आ जाएगा, बस दैट्स इट. तो ये वाला एक्सप्रेशन इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है. तो अगर हम लोगों ने बोला सोर्स मूव अवे away from observer, okay, away from observer. तो अगर सोर्स मूव करती है away from observer, मेरी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी एफ डैश इज इक्वल टू VW इंटू एफ डिवाइडेड बाय VW प्लस V सोर्स. ठीक है, ये प्लस हो जाएगा मेरा. सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. ओके, तो हम क्या करेंगे अभी दूसरा सिनेरियो देखेंगे, राइट. ये पहला सिनेरियो हमने देख लिया. सो दीज आर सम रिलेशंस दैट यू शुड एक्चुअली रिमेंबर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. अभी ऐसा तो मैंने बोला कि इस वाले सिचुएशन में जो मेरा ऑब्जर्वर है वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है. दूसरे वाले सिचुएशन में ऑब्जर्वर मूव करेगा और सोर्स फिक्स रहेगी, ठीक है. तो ऐसे करके हम लोग हर एक सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट मी टेक द सेकेंड सिचुएशन नंबर 2. जस्ट अ सेक, एक सेकेंड. तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से.
रिवाइज करना अगर चालू कर देते हैं तो अपने एग्ज़ाम के लिए हम लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। मैंने थोड़े क्वेश्चंस भी निकाले हैं पुराने, तो उस हिसाब से देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। कहते हैं इट विल बी ईजी। अच्छा रुको एक सेकेंड, अभी करना है हमें टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। ओके, सो जब हम लोग बात कर रहे हैं टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, तो मतलब अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग हो सकता है, बिकॉज इस टाइम ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, राइट। प्रीवियसली क्या था, सोर्स मूव कर रही थी, अभी अपना ऑब्जर्वर मूव करेगा। अपना जो फॉर्मूला है वो तो मोर और लेस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अपना जो अभी टॉपिक होगा ये होगा व्हेन ऑब्जर्वर, ओके, व्हेन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। अभी देखो, अगर अब हम लोग ऐसे स्पीड में जा रहे हैं स्टेशनरी सोर्स की तरफ, तो एक तरफ का फ्रीक्वेंसी मिलेगा। अगर हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज धीरे धीरे होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अपना जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट होगा, और ये जो आउटपुट मिलेगा अपने को या फ्रीक्वेंसी चेंज मिलेगा वो टोटली वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, जिस वेलोसिटी से ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, राइट। So in simple words we can say that the velocity of the observer, okay, velocity of the observer, okay, plus, okay, तो इस टाइम पे हम लोग उल्टा थोड़ा ये सोच सकते हैं कि ये साउंड जो है अपनी तरफ तो आ ही रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि velocity of this sound plus अपनी यू नो वेव की जो वेलोसिटी है, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ द वेव, ओके, इन दोनों का हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो अपने को मिल जाएगी लैम्डा इंटू एफ डैश, राइट। लैम्डा इंटू एफ डैश क्यों, बिकॉज अपने को पता है कि ये वाला रिलेशन अगर हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू नथिंग बट लैम्डा इंटू एफ। तो ये जो टोटल वेलोसिटी है वो होगी सोर्स और जो पर्सन जो मूव कर रहा है और जो वेव मूव कर रही है, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे तो हम लोग दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं। वैसे ये सिमिलर सिचुएशन इस वाले में भी लगेगा, राइट। बट यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अपना जो वेव है वो मूव हो रहा है और अपनी जो सोर्स है वो है, लाइक सोर्स इस वक्त अपना टॉप पोजीशन पे है, राइट। और ये जो VW है वेलोसिटी ऑफ द वेव है, क्योंकि सोर्स मूव करे ना करे वेव तो मूव करना ही है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ओके, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर, यू कैन से। सो इस हिसाब से अगर हम लोग लिखेंगे इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज़ V, ओके, VW, ओके, ये साइड तो सेम ही रहेगा, इस पर कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे लैम्डा है, तो लैम्डा वी नो इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय f। ये जो वेवलेंथ है ये तो वेव का ही होगा, इसीलिए ये जो वेलोसिटी है ये तो वेलोसिटी ऑफ वेव ही होगी। इसमें तो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर से कुछ लेना देना है नहीं। ये लैम्डा हमेशा वेलोसिटी ऑफ वेव से कनेक्टेड है इनटू एफ डैश, ओके। सो वी कैन टेक दिस, और अपने को चाहिए फ्रीक्वेंसी एफ डैश, सो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं एफ डैश इज़ इक्वल टू, ये एफ डैश यहाँ आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले गया हमें, तो अगर मैंने इसको यहाँ पे भी ले गया और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका नीचे आ गया, सो आई कैन सिंपली राइट इट डाउन एज VW प्लस VS डिवाइडेड बाय VW, इसको ले लिया मल्टीप्लाइड बाय F, ठीक है। तो ये वाली जो है ये वाली मेरी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई व्हेन द सोर्स इज मूविंग, सॉरी द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द साउंड सोर्स, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये एक्चुअली ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, राइट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सोर्स अगर तुम्हारी तरफ मूव कर रही है तो एक फ्रीक्वेंसी लगेगा, अगर तुम सोर्स की तरफ मूव कर रहे हो देन द फ्रीक्वेंसी वुड बी अगेन डिफरेंट, ओके। सो दिस इज